हाँ क्यों? हाँ तो रिकॉर्डिंग थी कल की। गड़बड़ है। इसको पाई बाई 4 आगे बढ़ाया, पेंसिल वाली को यहाँ से स्टार्ट हुई। इसको पेन वाली को पाई बाई 4 आगे बढ़ाओगे तो नीचे से स्टार्ट होगी ना। पर आपने कल बनवाई थी वो दोनों ऐसे सेम ही थी, तो मुझे लगा वैसे ही ये होगी। पाई बाई 4 इधर से आगे होगी ना, ठीक है, तो ये नीचे आएगी, तभी तो ये नोड जो होगा इस पर 0 बनेगा। अभी तो तुम्हारा ये नोड ही ऑसिलेट करने लग गया। देख इधर ध्यान से फिर से। ये हमारी बेसिकली बाउंड्रीज है। इन बाउंड्री में हमने कोई भी एक वेव मानी जो कि इधर से इधर जा रही है, सफेद रंग से देखिए। इसके 2 ऑसिलेशन कंप्लीट डाल देते हैं। आगे बात समझो, ये कौन सी वेव है? जो इंसिडेंट है, यानी जो इधर चल। ओके, अब क्या होगा इस बाउंड्री से यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से अगर होगा तो क्या आएगा? पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर रेयर बाउंड्री से होगा, फ्री बाउंड्री से होगा तो सेम आ जाएगी। हमने कल रिजिड से लिया था तो आज भी रिजिड से ले, तो ये क्या करेगी? पाई के फेज डिफरेंस से आएगी, यानी अब ऐसे हो जाएगी। तो ये हमने दूसरी वेव बनाई। देख ये जो वापस आ रही है ये कौन सी वेव है? रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सी? आगे बात समझ में। येलो वाली कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। अब इसकी अगली पोजीशन ड्रॉ करने के लिए एक बार हमने ये काम किया कि इसके जितने भी पॉइंट हैं इनको हमने ऐसे बना लिया, जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ना हमारे। ये हर एक खाचा कितने का है? T/4 का है। कितने का है? T/। ओके, अब देख ये अगर T = 0 पर सिचुएशन है तो T = T/4 पे क्या होगा? ये आगे बढ़ जाएगी यहां से, ठीक है, और ये इधर चल रही है तो इसको कहां से बनाना पड़ेगा? यहां से। ओके, ये इधर मूव कर रही है, ये क्या कर रही है? इधर मूव कर रही है। तो सफेद वाली वेव के लिए ये वाला पॉइंट कहां ले आऊंगा? यहां होगा। ये पॉइंट कहां जाएगा? यहां जाएगा। ओके, तो व्हाइट वाली वेव ड्रॉ की हमने, देख इधर ध्यान से, ये ऐसे, ये ऐसे। गड़बड़ हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर देंगे। ऐसे कौन क्या सही बन गई क्या? सफेद वाली है। अब येलो वाली बना। येलो वाली को क्या करेगा? यहाँ ये वाला स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये T/4 से आगे, ठीक है। ओके, तो T/4 से आगे तो ये वाली देख येलो वाली बन गई है। ये पॉइंट को याद रख रहा हूं। ये बन गया सर। अब देख इस पॉइंट का ऑसिलेशन यहां पर देख क्या था? 0। इसका भी क्या था? 0, क्योंकि प्लस माइनस बराबर। इसका भी क्या था? 0।
इसका भी जीरो, 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 इसका भी जीरो। ओके, अब यहां आया, ये पॉइंट क्या हो गया, इसमें दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ गए, ऊपर चला गया। क्या ये अभी भी जीरो है? ठीक है, तो ये हमारा क्या बना बेटा, नोड। ये क्या बना, एंटी नोड। ओके, इसका देख, इसमें क्या हुआ, एंटी नोड। ठीक है, ये पॉइंट फिर से क्या बना, नोड। ये क्या बना, एंटी नोड। ये क्या बना, नोड। ये क्या बना, एंटी नोड। ये क्या बना, नोड। ये क्या बना, एंटी नोड। आ गई बात समझ में? ठीक है, ललिता ने बनाया सही था, उसने येलो और वो कलर जो है ना उसमें थोड़ा सा उल्टा कर रखा है काम, बस किसको आगे बढ़ाना ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बना सही था, उस पे नोड नहीं बनेगा, यहाँ नोड लिख रखा था। ठीक है, ओके। अब देख इधर ध्यान से, फिर t/4 से आगे बढ़ा दे, क्या होगा, t/4 से आगे बढ़ाएगा। अगर इससे देखे तो यहां से शुरू कर, और इसको देखे तो ये मान ले अगला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इससे t/4 ये बनेगा, और अगर इससे देखेगा तो ये जीरो पर था, तो ये तेरे को लाना पड़ेगा, t/2 हो गया टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम इससे आगे रीड्रॉ कर रहे हैं तो इससे t/4 बढ़ना है, और इसको देख के रीड्रॉ कर रहे हैं तो अब टोटल टाइम क्या हो गया, t/2 हो गया ना। ठीक है, तो चलो हम ऊपर वाले से कर लेते हैं, व्हाइट वाली को लेते हैं। व्हाइट वाली बॉल क्या है, नीचे जा रही है ऐसे, तो ये देख इधर ये व्हाइट वाली बन रही है, बनेगी सेम, लेकिन इसके लिए t/2 की सिचुएशन, और इसके लिए कितनी, t/4। ओके ओके, तो देख यहां से बनाना शुरू करना है, यानी ऐसे बनेगी सफेद वाली बॉल, यही होगा। ठीक है, ओके, और रेड वाली हो, येलो वाली बॉल, ये यहां से, ये होगा यहां से, यानी जस्ट अपोजिट बन गई। अब फिर से देख, ये पॉइंट तो अभी भी नहीं हिला। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर गया था, अब वापस किस पर आ गया, जीरो। अगली बना लेगा वो अपने आप, कौन सा, देख ये हिला आप नहीं देखे, तो फिर नोड हुआ कि एंटी नोड हुआ, नहीं थर्ड वाली में, अरे थर्ड वाली में नोड किसको कह रहे हो बेटा, जो कभी ऑसिलेट नहीं करता। इस पॉइंट को देख, यहाँ ऑसिलेट जीरो था, यहाँ ऑसिलेट गया ऊपर गया, यहाँ वापस जीरो पे आया, तो ये ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, तो ये क्या है, एंटी नोड है। क्या है, इसको देख, ये यहाँ भी जीरो पर था, यहाँ भी क्या रहा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर भी जीरो पर था, यहाँ भी जीरो पर है, यहाँ पर भी जीरो पर है, सब जगह जीरो पर रहेगा, यानी ये हिलता ही नहीं। टाइम कितना ही गुजर जाए ये अब कंपन करता ही है, ऑसिलेशन करता ही नहीं। तो ये क्या है, नोड है। कोई एक पॉइंट पहले नोड और एंटी नोड नहीं बन रहा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि किसका है, एंटी नोड का है, और जो कि किसका है, नोड का है। आगे बात समझ में, जैसे ये पॉइंट जो है ये क्या है बेटा, एंटी नोड है। क्यों एंटी नोड है, बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग विद दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर रहा है। देख यहाँ किस पर था, जीरो पर, यहाँ कितने पर गया, दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ के जितना जा सकता था उतना गया, फिर वापस किस पर आया, जीरो पर आया। ठीक है, अब अगले वाले में वापस क्या करेगा, नीचे जाएगा मैक्सिमम। कौन सा, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हाँ ये एंटी नोड ही है, अपन ने गलत लिखा है, दो नोड के बीच में तो एक एंटी नोड आएगा। अरे हाँ, ये हमने, ये तेरे को ऐसे कैसे कॉपी करने ऊपर वाले, एंटी नोड है, नोड है, ये एंटी नोड है। ठीक है, ये क्या है, नोड। ओके, ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, नोड। ऊपर वाले एज इट इज कॉपी होंगे। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, नोड। और ये क्या है, एंटी नोड। ओके, आगे बात समझ में, अगला वाला बना लोगे अपने आप, बोल क्या होगा अगले वाले में, कितने से आगे बढ़ जाएगी, इससे t/4 आगे बढ़ा दे। ठीक है, इससे t/4 आगे बढ़ाएगा, मतलब ये पॉइंट लेना है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाली बनेगी ये कैसे बनेगी बेटा, इनको नीचे ले जाना पड़ेगा एक बार थोड़ा, हाँ सेकंड वाले की उल्टी बन जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है। ये
इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन। ले ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। ओके, अब देख क्या होगा। सफेद वाली यहां से चलेगी, ये होगा क्योंकि हमें ये लेना है। तो ये और यहाँ पर ऐसे ये बनेगी। ओके, और येलो वाली को यहां से उठाना है। ठीक है, तो यानी नहीं, इधर से लेना है, इस तरफ चलना है ना, यहां से चलना है। ठीक है, तो यहां से चला इसको ऐसे ही। ओके, अब देख ये अब नेगेटिव साइड में मैक्सिमम पर गया, तो ये वही हमारा एंटी नोड ही रहेगा। ये क्या रहेगा? नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड। ठीक है, नोड और ये क्या? दो एंटी नोड के बीच में हमेशा नोड होगा, दो नोड के बीच में क्या होगा? एक एंटी। क्या है नोड? क्या है? वो पॉइंट्स जो ऑसिलेट कर ही नहीं रहे। ठीक है, और एंटी नोड क्या है? वो पॉइंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। नोड और एंटी नोड के बीच में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं हो रहा। क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये इनके मैक्सिमम तक नहीं जुड़ रहे। क्या हो रहा है? इसका और इसका देख, ये और ये जोड़ेंगे और ये और ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा क्या? नहीं। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है मेरा, ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इससे हमेशा क्या होगा बेटा? कम होगा। यानी एंटी नोड से इसका क्या होगा? कम होगा। तो ये ना नोड है ना एंटी नोड। ओके, क्लियर? आगे बस। कौन सा नोड लगा तेरे को एसएचएम कर रहा हूं? इससे ऊपर भी नंबर बोल, 1 2 3 ऐसे। ये वाला कहाँ है? ऊपर बता। ये और ये दोनों जोड़ के बता। दोनों सुपरपोजिशन कर रही। ठीक है, ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ये इसको ऐसे ले जाना चाहता है और ये इसको इतना ही नीचे ले जाना चाहता है, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसमें देख, ये इसको यहां लाना चाहता है सफेद वाला, येलो वाला भी इधर ही लाना चाहता है, ये भी इतना ले जाना चाहता है, ये भी इतना। टोटल कितना चला जाएगा? इतना चला जाएगा। ओके, अरे हो गया। अब ये हमारे पास तीन सिचुएशन बन गई। T इजिकल टू टी के लिए सिचुएशन वापस से पहले वाली रिपीट हो जाएगी। ओके, तो ये बनाना है बेसिकली आपको। अब ये बनाना अपने आप, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर अभी बनाओगे बहुत टाइम खराब होने वाला। अपने आप बनाना, इसको बना लोगे। अरे तो ये बनाने के लिए क्या रिकॉर्डिंग देखे बिना बना नहीं सकते? बना लेना ना, कहीं भी डाल देंगे, कुछ कहीं डाल देंगे, ठीक है, कूड़े में डाल देंगे। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में? तो अभी मत बनाओ, अपने आप बनाना। क्लियर? अब देख इधर ध्यान से, हमें अंतर देखना है किस किस के बीच में, कि प्रोग्रेसिव वेव क्या थी और स्टेशनरी वेव हमारी क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव और यहां हमने ली क्या बेटा? स्टेशनरी वेव, या इसका दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम क्या है? एक जगह खड़ी है इसलिए स्टैंडिंग वेव। ओके, बोल पहला डिफरेंस क्या देखा? प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल एसएचएम करता था, यहां पर सारे पार्टिकल एसएचएम नहीं करते, नोड बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, और एंटी नोड मैक्सिमम उससे करते, यानी सब नहीं कर रहे एसएचएम, नोड तो कर ही नहीं रहे। तो पहला डिफरेंस क्या होगा? ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम परफॉर्म एसएचएम। क्या करेंगे? एसएचएम। ठीक है, यहां पर क्या कहेंगे?
all particles does not perform SHM like node remains stationary, does not oscillates। यहां पर नोड के वो पॉइंट होंगे जो कि ऑसिलेट नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। और वो दूसरा डिफरेंस, हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड सबका सेम रहेगा, इसमें एम्पलीट्यूड सबका सेम नहीं रहेगा। आगे बात समझ में। नोड का जीरो होगा, एंटी नोड का मैक्सिमम होगा, नोड और एंटी नोड के बीच में अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स रिमेन्स सेम। इसमें क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स इज नॉट सेम। एम्पलीट्यूड इज जीरो फॉर नोड एंड मैक्सिमम फॉर एंटी नोड। ओके, the amplitude of all the particles is same. The amplitude of all the particles is not same. It is zero for nodes and maximum for antinodes। हाँ जी, और देख क्या डिफरेंस। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें नहीं होगी। एनर्जी कन्फाइंड होगी दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में तो वेव है ना तेरे पास, ठीक है, उसमें एनर्जी लगातार आगे फ्लो करती जाएगी, इसमें बाउंड हो जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में। यहां से यहां तक तो तेरी चली रही है वेव, ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट के बीच में एनर्जी होगी, ठीक है, बाउंड्रीज के बीच में तेरी एनर्जी होगी। हाँ जी, और बोल डिफरेंस। एनर्जी तो कंजर्व रहती, तो वो तो सिमिलरिटी होगी ना, दोनों में कंजर्व रहेगी, ठीक है। अगला देख, जब एम्पलीट्यूड अलग हो गया तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग हो गई। हाँ, क्योंकि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तू क्या लिखता है, ए ओमेगा। क्या लिखता है, ए ओमेगा। होती है, क्या होती है, ए ओमेगा। वो तब होती है जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। अरे सही ना। तो यानी इसमें सारे पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी while crossing the mean position। इसमें क्या होगी, अलग अलग होगी while crossing the mean position। ओके, तो ये देख इधर ध्यान से, तीसरा डिफरेंस क्या, मीन पोजीशन सेम होगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों को, इसको यहां से यहां आना है और इसको यहीं से यहीं आना है, इसको दूर से आना है, दोनों को एक साथ आना है, तो कौन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। एंटी नोड पर जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम स्पीड सबसे ज्यादा होगी। The maximum speed of all the particles is same while crossing the mean position। यहां पर क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स is not same while crossing the mean position। बोल क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, और सोच। फ्रीक्वेंसी तो दोनों की ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदली। बोल, बोल। अरे
एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो क्या एनर्जी अलग अलग होगी पार्टिकल्स? हाँ सर। किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या लिखता है तू? हाफ के स्क्वायर। क्या होती है? हाफ के स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो हर पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? अलग। नोड पे जो है पार्टिकल उसकी एनर्जी क्या है? जीरो। एंटी नोड पे जो है उसकी पार्टिकल की एनर्जी। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा ही सबकी क्या रहेगी? हाफ के स्क्वायर है। क्या रहेगी? हाफ के स्क्वायर, क्योंकि सब सेम एम्पलीट्यूड से क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख अगला डिफरेंस एनर्जी वाला। The total energy of all the particles is same. The total energy of all the particles is not same. आ गई क्या बात समझ में? और बोल। लिख लिया ये? बोलो। प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस क्या होता है? सब में लगातार चेंज होता रहता है। इसका अलग फेज है, इसकी अलग फेज है, इसकी अलग फेज है। इस पर डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसमें देख इधर ध्यान से। फेज डिफरेंस सोचा सही है, लेकिन अब इसको ढंग से सोच। देख इधर ध्यान से। टाइम पीरियड तो जब ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी जब सेम है तो ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। ओके, सुन देख इधर ध्यान से। अगर मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव बनाई, मान लीजिए ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, क्या इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की फेज सेम है क्या? ना। नहीं है। ठीक है, अरे क्या इसकी और इसकी फेज सेम है क्या? ना, इनमें भी 2 पाई का डिफरेंस है। ठीक है, यानी लगातार हमारे पास क्या होती है? फेज चेंज होती चली जाती है। क्या होती जाएगी? ये फेज। जबकि इसमें देख, प्रोग्रेसिव वेव में देख, कोई सी भी एक फोटो ले ले, ये वाली ले ले मान ले फोटो। ये जो पार्टिकल है ये अपनी मैक्सिमम पे, ये अपने 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 मैक्सिमम। इससे जस्ट पहले चले, इससे ठीक पहले चले तो इसके बीच के सारे पार्टिकल जो थे वो क्या थे? सब जीरो पे थे। किस पे थे? एक साथ जीरो पे आएंगे, एक साथ क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। किसके बीच में आने वाले पार्टिकल? तो नोड के बीच में आने वाले पार्टिकल्स की फेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। और दो नोड के इधर उधर वाले पार्टिकल्स की फेज हमेशा अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। ये इधर अगर पॉजिटिव में मैक्सिमम पे तो वो किधर है? नेगेटिव में मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए? ठीक है, दो नोड के इधर उधर। ठीक है, ओके। तो क्या देखा इसमें? ऑल दी पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स हैव सेम फेज। इसमें किसी की भी प्रोग्रेसिव वेव में किसी की भी फेज सेम नहीं होती। ठीक है, इसमें सबकी फेज क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि जो कि इसके बीच में आ रहे हैं, दो नोड के बीच में आ रहे हैं, और दो इसके नोड के इधर उधर या दो एंटी नोड के बीच में जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी फेज क्या होगी? अपोजिट, है ना? ओके, फेज सेम नहीं होती ना बेटा, फेज डिफरेंस तो 2 पाई का लिखते ही हो आप। ठीक है, ऑसिलेशन एक ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन एक ने पहले स्टार्ट किया, एक ने क्या किया बाद में। ओके, समझ गए? तो अगला डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? फेज कॉन्टिन्यूअसली change as we move into direction of wave। समझ गए? हर पार्टिकल की फेज क्या होगी? अलग अलग होगी। इसमें क्या कहा? फेज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स इज सेम and opposite for particles left and right of a node।
इसमें अरे यार 0 से 2 पाई तो तेरा लैम्डा की है, 2 लैम्डा चला जाएगा तो 4 पाई का हो जाएगा, बढ़ता जा रहा ना फेज डिफरेंस लगातार। इसको पहले डिस्टर्ब किया, उसको बाद में डिस्टर्ब किया, उसको और बाद में डिस्टर्ब किया, उसको और बाद में डिस्टर्ब किया, तो क्या सबकी फेज सेम आई क्या? नहीं, लगातार फेज डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। इसमें हो रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा। इसमें तो फाइनली एक साथ 0 पे आते हैं, एक साथ जब मैक्सिमम पे जाते हैं, दो नोड के बीच के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं हमेशा, ठीक है, तो उनकी फेज हमेशा क्या होती है? सेम होती है। आगे बात समझ में? अब देख, इसमें और सिंपल डिफरेंस अगर लिखना चाहे तो इसमें डिस्टर्बेंस लगातार क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जबकि इसमें वेव बाउंड हो जाती है किसके बीच में? 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। वेव प्रोपेगेट्स as disturbance propagates in medium। इसको क्या कहेंगे? दी वेव इज बाउंड between boundaries। बाउंड्रीज, ठीक है। इसके बेसिस पे ये भी लिख सकता है एनर्जी फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली, एनर्जी इज बाउंड बिटवीन बाउंड्रीज, ठीक है, एनर्जी फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम one point to another, energy is bound, trapped between boundaries। कितने हो गए टोटल डिफरेंस? अरे कितने? 7 हो गए। कोई भी 5 मैक्सिमम पूछेगा, ठीक है, सर एग्जाम में आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो 5 मैक्सिमम आते हैं। ओके, लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा काम है अभी। लिख लिया? अरे सबने लिख लिया ना? पीछे चलो। अब देखो इधर ध्यान से, ये तो हमने समझा ग्राफिकल तरीके से कि यार ये वेव ऐसे सुपर इम्पोज, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमें एग्जैक्टली बता सके कि पहला नोड कहां बनेगा, दूसरा एंटी नोड कहां बनेगा, ठीक है, यानी हम इसका क्या करेंगे? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। क्या बेटा? आजकल ये पेन बड़ा गड़बड़ करता है। ओके, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। देख इधर ध्यान से, मान ले एक वेव है ये y1 इजिकल टू कितनी बेटा? a साइन और ओमेगा टी माइनस kx। ये कौन सी वेव है? इंसिडेंट वेव। कौन सी? अब बोल, रिफ्लेक्टेड वेव रिजिड बाउंड्री से लेगा कि उससे लेगा? बोल, रिजिड से, ठीक है, कोई सी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल क्या लेनी है? रिजिड। ओके, चल रिजिड बाउंड्री तो क्या हो जाएगी? y2 विल बी इक्वल टू
माइनस का ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। ओके क्या? अरे हाँ ना बोल। अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो गई। क्या हो गई? सुपर इम्पोज। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो बन जाना चाहिए वो क्या बन जाना चाहिए? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके ना? अरे हाँ ना बोल। चल अब देख y1 प्लस y2 मैंने किया, a को मैंने कॉमन ले लिया। आ रहा है क्या? ये कॉमन आ रहा है ना? a कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और यहां पर बेटा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके क्या? अब हमको आता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। आता है ना? सबको आता है ना? तो बस वो लगा दो। ठीक है? ओके बोल y इज इक्वल टू ए। सबसे पहले इसको ओपन किया, क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके ओके। फिर यहाँ क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। दोनों पॉजिटिव आएंगे लेकिन ये दोनों को नेगेटिव बना देगा। तो क्या आएगा? माइनस का साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ओके सही क्या? अब कुछ चट जाएगा। क्या चट जाएगा बोल? क्या चट गया? फर्स्ट एंड थर्ड चट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जो जुड़ गया उसको जोड़ दे। क्या बनेगा? माइनस 2a के एक्स और साइन ओमेगा टी। यही बचाएगा? अरे उल्टा नहीं। ओके ओके ओके। हाँ तो उल्टा कर देते हैं। 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। ओके देख, साइन या कॉस का फंक्शन बेसिकली एसएचएम या वेव को रिप्रेजेंट करता है, और उसके इधर जो चीज आती है उसको उसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं। यही तो कहते हैं। अरे यही कहते हैं। तो बोल इसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है? माइनस भूल जा, मैंने तेरे को बताया एम्पलीट्यूड में कभी प्लस माइनस नहीं देखा जाता। अरे तेरे को ये ना दिख रहा हो? क्या दिख रहा है? 2a साइन के एक्स। ओके, यानी अब जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। भाई साहब कर रहा है क्या? अरे कर रहा है। पहले तो नहीं कर रहा था। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में तो ए ही था। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। मतलब किसी पोजीशन पर एम्पलीट्यूड क्या होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। उस समय नहीं, पार्टिकल तो वहीं रहेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे ये और ये मेरी बाउंड्री है, तो इनके बीच में इन पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक्स कितना है, उसके बेसिस पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिसाइड होगा। किसी का ज्यादा होगा, किसी का क्या होगा? कम, किसी का बिल्कुल जीरो होगा। ओके, आ गई बात समझ में? अरे नहाना बोल। क्या एम्पलीट्यूड तेरा पोजीशन पर डिपेंड कर गया? हाँ, यानी अब हर का सेम नहीं होगा। ओके क्लियर? यही तो स्टैंडिंग वेव थी कि हर का एम्पलीट्यूड सेम नहीं। अब तू लिखना छोड़, इधर देख, पहले समझ ले काम की बात। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बोल। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जिसको अब हम स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। स्टैंडिंग वेव बोल क्या है? एम्पलीट्यूड को अगर मैं ए तो अपन नहीं लिख सकते, किससे लिख दें? ए आर से लिख देते हैं। बोल ए आर क्या होगा? जल्दी से बोल। क्या आया? 2a साइन के एक्स। क्या आया? 2a साइन के एक्स। ठीक है, किस पे डिपेंड किया? डिपेंड्स ऑन पोजीशन। सही क्या? अरे हाँ ना बोल। अब मैं कहता हूं कि एम्पलीट्यूड जहां मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होता है, और जहां जीरो होता है उसको मैंने क्या नाम दिया? नोड। तो ये मैक्सिमम कब होगा और ये जीरो कब होगा वो पोजीशन निकालता हूं। यानी किसकी पोजीशन निकाल रहा हूं? नोड की और एंटी नोड। आ गई बात समझ में? एंटी नोड के लिए क्या करेंगे? इसको मैक्सिमम मान लेंगे, और नोड के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? याद रखना, एम्पलीट्यूड में ए और माइनस ए नहीं कहते। ए भी मैक्सिमम है और माइनस ए भी हमारा क्या है? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड तो हमें पता है एसएचएम में दोनों ही तरफ जाता है। ठीक है, ओके। तो इधर देख ध्यान से,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां पर होगा? एट एंटी नोड्स। बोल होगा क्या? अरे होगा क्या? तो 2a sin kx में इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? sin kx 1 होना चाहिए, क्योंकि 2a तो हमारा कांस्टेंट है, होना चाहिए ना। तो ये मैक्सिमम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? sin kx को क्या हो जाना चाहिए? 1। अब बोल sin kx 1 कब होगा? sin थीटा 1 सिर्फ 90 पे ही? पहले तो बोल देख, हर बार 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अरे बात समझ में आ गई? π/2 पे मैक्सिमम, फिर उसमें 2 पाई जोड़ दे, कितना बना? 5π/2। फिर कितना बना? 2 पाई जोड़ दे। ओके, क्लियर? याद रख, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रख, तूने सिर्फ लिया 1, मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड है तो +1 और -1 दोनों चाहिए मेरे को। चाहिए क्या? अरे बोल, ठीक है। तो अब बोल क्या आएगी? kx की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? फटाफट बोल। π/2, फिर 3π/2 जिस पर -1 हो जाएगी। ओके, ठीक है। 3π/2 और 5π/2, 7π/2 और 2। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि मुझे प्लस और माइनस से कोई ऐतराज नहीं है। एम्पलीट्यूड के लिए sin kx को 1 या -1 होना चाहिए। तो 1 और -1 कब होगा? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, 9π/2 पर, 11π/2 पर। आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल, क्लियर? अब इसकी एक जनरल फॉर्म लिख दे। 2n+1 लिख दें क्या? n की वैल्यू क्या डाल देंगे? 0, 1, 2, 3, 4। ओके क्या? चल इधर देख, kx = 2n+1 π/2। ओके क्या? देख इधर ध्यान से, हमने एक जनरल फॉर्म ये लिख दी और मैंने इसमें कहा कि तू तो ऐसे रख ले, n = 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ओके। भूल जा n बिलोंग्स टू क्या। देख 0 रखने पे क्या आ जाएगा? π/2। 1 रखने पे क्या आ जाएगा? 3π/2। 2 रखने पे क्या आ जाएगा? 5π/2। और 4 रखने पर क्या आ जाएगा बेटा? 3 तक हो गया ना, 3 पे 7π/2 आ गया, 4 पे ही आ गया, आगे आता जा रहा है सेम चीज। 5π/2 आ गया। पहली पोजीशन n को 0 रखने से ये आ जाएगी, दूसरी पोजीशन n को 1 रखने से ये आ जाएगी, तीसरी पोजीशन ये रखने से आ जाएगी। यानी तेरा पहला एंटीनोड कहां पर है? n = 0 पे। दूसरा कितने पे? n = 1 पे। ठीक है, अब देख इधर ध्यान से, k को हम क्या कहते थे? के को किंग कहते थे। के को कभी कभी कबूतर भी कहते हैं। के को क्या कहते थे? 2π/, मारूंगा पकड़ के, वो टाइम पीरियड होता है 2π/, 2π/λ। अरे क्या कहते थे? तो ये रख, हम तो x की पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो 2π/λ बराबर किसके? इंटू x बराबर किसके? 2n+1 π/2। हम नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन निकालना चाहते हैं x। तो k को हमने क्या लिख दिया? 2π/λ। बोल क्या कट गया? पाई से पाई कट गया क्या? अब बोल x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n+1 और λ/4। ओके क्या? ये तेरे एंटी नोड की पोजीशन का फॉर्मूला है। भला पहला एंटी नोड कहां पर है? पहला एंटी नोड कितने पे है? λ/4 इस पे। दूसरा एंटी नोड कितने पे? 3λ/4 पे। ओके क्या? अरे सही, 5λ/4 पे। फिर अगला एंटी नोड कितने पे? अरे सही क्या? देख, दो एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? दो कॉन्सिक्यूटिव एंटी। अबे पाई कहां है इनमें? कितने क्या आ रहा है? कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? घटाना इनको जरा। λ/2 का आ रहा है। λ, फोटो में देख ले, λ/2 का ही था। हाँ देख फोटो में, और लिखा भी था कल एक लाइन, क्या लिखी थी? λ को और 2 λ का कहा आ रहा है?
इसको और इसको घटा ले कितने का आ रहा है, लैम्डा बाई 2। इसको घटा ले कितने का आ रहा है, यानी दो कॉन्जुगेटिव नोड के एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितने का। ओके, अरे क्या समझ में आ गया सबको एंटी नोड। अब सोच मिनिमम एम्पलीट्यूड या जीरो एम्पलीट्यूड जिसको हम कह रहे हैं, जो कि किस पर होगा, नोड पर, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, साइन के एक्स जीरो होना चाहिए। अब बोल जीरो कब कब होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 10 पाई टम पाई। ओके, आ गई बात समझ में। तो अब निकालते हैं किसकी पोजीशन, नोड की पोजीशन। ठीक है, लिख लेना एक साथ लिख लेना। ओके, देख इधर ध्यान से, मिनिमम एम्पलीट्यूड जो कि जीरो है एट नोड्स, कहां पर है, एट नोड्स। बोल क्या कंडीशन होनी चाहिए, साइन के एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी के एक्स क्या होना चाहिए, पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। ओके, क्या बन जाएगी जनरल इक्वेशन, एन पाई, क्या बन जाएगी, एन पाई। ओके, अब देख इधर ध्यान से। ओके, के एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, एन पाई, एन इज इक्वल टू कितना बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 और डग डग डग। ठीक है, पहला नोड कितने पे बनेगा, एन की जगह 0 रखूंगा, दूसरा। ओके, अब के को फिर से लिख दे 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्या पाई से पाई मर गया, क्या एक्स की वैल्यू ये आ गई बेटा, एन लैम्डा बाई 2। अरे आ गई क्या। ओके, यानी पहला नोड कहां पर है बोल, लैम्डा बाई 2 पर, पहला तो 0 पर है, दूसरा लैम्डा बाई 2 पर, तीसरा कितने पर, कितना, 3 लैम्डा बाई, अरे दूसरा, फिर फिर कितना, फिर कितना, बोल बोल बोल। ओके, सही है, आगे बात समझ में, सही है। अब देख दो इनके बीच में डिफरेंस देख ले, देख लैम्डा बाई, ठीक है, इनकी पोजीशन देख ले, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, यानी क्या बन रहा है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। आ गई बात समझ में। ठीक है, अगर इन सबको फिट कर दे तो क्या है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। ठीक है, ओके, कहानी खत्म। जल्दी जल्दी लिख। क्या नोड और एंटी नोड के अलावा बाकी का भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या बन रहा है, 2a साइन के एक्स बन रहा है, हमको एक्स पता हो तो हम निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा। पोजीशन के साथ टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेट तो कर ही रहा है ना हर पार्टिकल नोड के अलावा। लिख लिया,
अरे लिख लिए क्या? जल्दी करो, लिखते बहुत धीरे धीरे। हैं? बस जल्दी जल्दी खींचो। हाँ जी, हो गया। अरे बातें नहीं, फटाफट लिख लो जल्दी। हो गया, चल। तो हमें समझ में आया कि स्टैंडिंग वेव तब बनेंगी जब कोई दो बाउंड्रीज के बीच में कोई वेव क्या करे, रिफ्लेक्ट होने के साथ दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, सुपर इम्पोज। ओके, अब देख इधर ध्यान पर, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स, जितने भी हमारे स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार, वीणा, गिटार, ठीक है, ये सारे इनके अंदर हम स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। किनमें? स्ट्रिंग में। किसमें? स्ट्रिंग। आगे बात समझ में? अब देख इधर ध्यान से, मान ले हमारी स्ट्रिंग जो है वो दोनों तरफ फिक्स है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर क्या कर रखा है हमने, स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है। कौन से इंस्ट्रूमेंट में फिक्स होती है दोनों एंड्स पर? सितार में, गिटार में, सब जगह क्या होती है, दोनों एंड्स पर क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, आगे बात समझ में? तो ये हमारी स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों एंड पर फिक्स कर दिया। जहां फिक्स है वहां पर हमेशा ही नोड बनेगा। क्यों बनेगा नोड? क्योंकि वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो इसकी देख सबसे बेसिक कंडीशन क्या हो सकती है कि यहां नोड बन जाए और यहां क्या बन जाए बेटा, नोड। तो बीच में फिर एक क्या बनेगा, यानी ये ऐसे ऑसिलेट करेगी। कैसे ऑसिलेट करेगी? आ गई बात समझ में? ओके, ये इसकी पहली कंडीशन है। ठीक है, बोल अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो जो वेव बन रही है उसके लिए ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए दो नोड के बीच में, ये कितनी होनी चाहिए? दो नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? कितनी? अभी तक तो ये नहीं सीखे कि दो नोड के बीच कितनी होती है। यानी स्ट्रिंग की लेंथ, इस कंडीशन में स्ट्रिंग की लेंथ तेरी क्या होनी चाहिए बेटा? लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए। अरे सही क्या? यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए तेरा? 2L होना चाहिए। अरे होना चाहिए क्या? अब तेरे को लैम्डा पता लग गया तो तू बेसिकली लिख सकता है क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी लिख सकता है किसी भी वेव के लिए। v किसके बराबर होता है बोल? एफ लैम्डा। अरे होता है क्या? और v इसके केस में किसके बराबर होता है? रूट टी बाई एम। क्या होता है? रूट टी बाई एम। तो इसको हमने लिख दिया क्या बेटा? रूट टी बाई एम इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या लिख दूं? 2L लिख दिया क्या? यानी बोल एफ किसके बराबर आ गया बोल? 1/2L और कितना? रूट टी बाई एम। इसको ऐसे गोला कर और इसको क्या, ये किसी भी इसकी स्ट्रिंग की बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सी बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या होगी बोल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू? एफ इज इक्वल टू 1/TL रूट टी बाई। आ गई बात समझ में? इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी इस पर बजाई जा सकती है वो क्या है? ये। ओके, क्लियर?
अब सोच दे कि इसमें हमने क्या किया, जब इसको ऐसे किया प्लग तब हमने बीच में एक जगह इसको दबा भी दिया, ठीक है, एक जगह क्या कर दिया, ठीक बीच से इसको क्या कर दिया, दबा दिया, तो वहां क्या बन जाएगा, नोड। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी इस पर जो मैं बजा सकता हूं वो क्या हो सकती है, बीच में एक नोड बना दो, ठीक है। तो देख ये लिख लिया। अब देख सेकंड इसको केस में लेके गई ये, इधर देख क्या किया हमने, बीच से दबा दिया इसको, क्या बन जाएगा, नोड नोड नोड। दो नोड के बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, तो इसकी वाइब्रेशन ऐसे हो जाएगी। अरे सही क्या, अब बोल, अब ये जो लेंथ है ये कितने में डिवाइड हो जाएगी, ये भी लैम्डा बाई 2 है, ये भी लैम्डा बाई, यानी टोटल कितनी होगी, लैम्डा। आ गई बात समझ में। तो अब एल किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा। अरे एल किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा। तो लिख दे बस यहाँ पर। अब फ्रीक्वेंसी तेरी क्या हो जाएगी, बोल इस केस में फ्रीक्वेंसी तेरी क्या हो जाएगी, जल्दी बता भाई। सीधी सी बात है, तेरे को यहां लिखना है ये, इसके देख तू ये याद रख, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा रूट टी बाई एम। अरे यही है ना, तो लैम्डा की जगह अब क्या आ गया, एल, क्या हो गई, 1 बाई एल रूट टी बाई एम। बोल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि घट गई, ट्वाइस हो गई, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे, ये हमारा क्या बच गया, फंडामेंटल से एक ऊपर गए, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, सेकंड। तो ये नाम याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे ये यही पूछता है, ये कौन सा है, फर्स्ट ओवरटोन। क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। और कौन सा है, सेकंड हार्मोनिक है। कौन सा है, सेकंड हार्मोनिक। ओके, अब क्या करें, दो जगह से दबा लें, ठीक है। तो दो जगह से दबा लेंगे तो बीच में कितने नोड बन जाएंगे, दो नोड बन जाएंगे। ओके चल, ये आ गया, ये देख। अब क्या किया, यहां पे भी दबा लिया और यहां पर भी दबा लिया, नोड 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 नोड। क्या बना, ऐसे 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 ऐसे। ओके, अब बोल लैम्डा कितना हो गया, ये लैम्डा और ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। अरे सही ना, ये लैम्डा और ये लैम्डा बाई 2, यानी कितना, 3 लैम्डा बाई 2। एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। ओके, क्या यानी लैम्डा कितना आ गया, 2l बाई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, बोल 1 बाई लैम्डा लिखनी थी, कितनी, 3, हाँ, अपॉन 12 रूट टी बाई एम। ठीक है, देख अब अंतर देखने के लिए तो ऐसे देख, ये जो था इसको लिख F1। क्या लिख, F1 जो फंडामेंटल फ्री। ये क्या थी, F2। अब ये जो बनी, ये क्या बनी बेटा, F3। तो देख F3 क्या थ्राइस हो गई, क्या जो उसकी बेसिक की थ्राइस हो गई, क्या, हाँ अरे आजा, अरे हो गई क्या, ठीक है। तो इधर इसको क्या कहेंगे अब, सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। क्या बेटा, थर्ड हार्मोनिक। तो ऐसे जो तेरे हार्मोनिक बजेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होगा वो ऐसा आ जाएगा। देख ले अगले वाले में, और दबा ले, ठीक है। तो इसमें चलेगा 1 2 3 4 5। तो याद रख, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक बज सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिनके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बजेंगे, ये नहीं बजा सकते आप उसको, डबल नहीं कर सकते, ट्रिपल कर सकते हो सीधा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, यानी इस पे ऑड और इवन हार्मोनिक दोनों प्ले हो सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें ऑड इवन हार्मोनिक दोनों प्ले हो जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को बेटर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कंपैरेटिवली उन इंस्ट्रूमेंट के जिनमें सिर्फ एक ही हार्मोनिक प्ले होते हैं, या तो ऑड या इवन। ओके, और ऑड ही होते, इवन नहीं होते फिर उनमें प्ले, ठीक है। अब पियानो में और जो है चकले में और बेलन में किसमें, ये देखते रहना, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये क्यों, कोई काम है क्या, बस 1 मिनट। अब देख, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें हमने क्या किया,
एक तरफ उसको फ्री छोड़ दिया, तार को क्या कर दिया, फ्री। ठीक है, कोई देखा क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक तरफ फ्री होता हो? सोचो, फ्री छोड़ने वाला एक टारगेट ड्रम टावर हो रहा है। मान ले मैंने तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया, ये इधर एक तार ऐसे बांध दिया यहां पर, और इस तार को ऐसे करके बजा रहा हूं। ठीक है, तो इधर तो क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो होता है बपंग, कौन सा, बपंग। उसमें क्या होता है, तार होता है और उसको यहां पर एक खाल से ऐसे जोड़ा हुआ। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, ऐसे ये एक डिब्बा बना होता है, ये यहाँ बंधा हुआ होता है। ठीक है, इसको ऐसे बजाते हैं। तो यहाँ पर अब ये खाल से जुड़ा होने के कारण ये फ्री हैंड है, ये वाइब्रेट कर सकता है। क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लचीली फिल्म लगा रखी है जो कि खाल होती है। बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चाहे ढोलक हो चाहे कुछ भी हो, क्या यूज करते हो, बेसिकली स्किन यूज करते हो किसी एनिमल की, जो कि वाइब्रेट कर सकती है आसानी से। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा, बपंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बपंग। तो ऐसा बजा रहे हो, तो ये स्ट्रिंग एक तरफ बंधी हुई है या दोनों तरफ बंधी हुई है, एक तरफ बंधी। तो अब हम बनाएंगे स्टैंडिंग वेव किसमें, स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड ओनली। कौन सी बेटा, ये कौन सी स्ट्रिंग थी, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, पता दोनों तरफ बंदी होती है ना स्ट्रिंग, ऊपर ही वाला ही होगा और का बना लिया। अरे सेकंड फिक्स एट वन एंड। अब बोल इसकी फंडामेंटल सिचुएशन क्या होगी, यहां तो नोड बनेगा और इधर क्या बनेगा, खुला है तो एंटी नोड। क्या बनेगा, एंटी नोड। तो देख इधर ध्यान से, ये एंटी नोड बना, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। बता बोल इसके लिए क्या होगी अब एल, एल विल बी इक्वल टू कितना होगा, अच्छा नोड के बीच में भी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस होती है। तो तरीके से बोल, ठीक है, क्या आएगा बोल, एल इजिकल टू कितना बेटा, लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा इजिकल टू कितना बेटा, 4 है। ओके, क्या आ जाएगी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल, F1 विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, यानी कितना बेटा बोल, 1/4L रूट टी बाई। ओके, सेकंड में क्या करेगा, बीच में एक नोड बना देगा, बीच से दबा लेगा। ओके, ये फंडामेंटल हो गई। फंडामेंटल को क्या कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। इसके बाद सेकंड सिचुएशन पे आ जा, एक जगह से दबा ले, क्या बनेगा बोल, लोड, ये ले, ऐसी होगी। क्या हो गया बोल, एल इजिकल टू, फटाफट बोलता चल, अब ये बच्चों के खेल है सारे। ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है, जोड़ दे लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4 को। अरे ये क्या है, लैम्डा बाई 2 और ये क्या है, लैम्डा बाई 4। ओके, तो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा इज इक्वल टू बोल 4L बाई 3। ओके, यानी जो फ्रीक्वेंसी F2I बोल क्या बनी, 3/4L इंटू रूट टी बाई एम। देख क्या इसमें 2 कहीं आएगा क्या, नहीं, सिर्फ कौन से बजेंगे, 1, 3, 5, 7, सिर्फ ऑड हार्मोनिक बजते हैं। सिर्फ क्या बजते हैं, ऑड हार्मोनिक बजते हैं। देसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें सिर्फ एक। ये कौन सा बोल, फर्स्ट ओवरटोन, टोन और सेकंड हार्मोनिक। सेकंड
तो याद रखना, देख इसका सेकंड हार्मोनिक बेसिकली बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना होता है, ठीक है। उसका सेकंड हार्मोनिक उसका दुगुना होता है, ठीक है। यही चीजें जो बाद में कंफ्यूज करेंगे, वो कहेगा कि इसमें बजा रहे हैं दोनों तरफ है और सेकंड हार्मोनिक बज रहा है। वो तो लिख के देगा वो, ठीक है। ये कहा कि एक स्ट्रिंग है जिसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उस पे थर्ड हार्मोनिक बजा रहा हूं, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ बंधी हुई है और उसकी बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उस पर अगर मैं थर्ड हार्मोनिक बजा रहा हूं तो किस फ्रीक्वेंसी को प्ले कर रहा हूं? 150। और इस पे करता, अगर एक एंड से खुली हुई होती और कहता थर्ड हार्मोनिक बजा रहा हूं, क्या आता? ये कौन सा? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 5 गुना हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ये 250। ओके, आगे बात समझ में? और हार्मोनिक और ट्यून हार्मोनिक क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी कितने गुना बजा सकते हो? जो बेसिक फ्रीक्वेंसी उसकी सीधे 3 गुना प्ले कर सकते हो, 2 गुना नहीं कर सकते। अच्छा वैसे बाकी म्यूजिक में पूछना हार्मोनिक्स का क्या मतलब होता है, कैसे हार्मोनिक से म्यूजिक को कंपोज किया जाता है। अभी 5-10 मिनट हैं, अभी रुक जाओ 10 मिनट। 2:15 कहा था मैंने, आज कल कहा था। लिखो लिखो। अरे अभी छोड़ रहे हैं, ये तो लिख लो। अब देख इधर ध्यान से, ये तो इंस्ट्रूमेंट हुए स्ट्रिंग वाले, कौन से? दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो होते हैं एयर कॉलम वाले, कौन से? एयर। जैसे ढोलक, बांसुरी, तबला, मृदंग, पखावज, ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनमें एयर कॉलम को बजाते हैं? किसको बजाते हैं? एयर कॉलम। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे बांसुरी बजाते हो तो बांसुरी क्या होती है? दोनों एंड से खुली हुई होती है, ठीक है। तो याद रख, जिनमें एयर कॉलम बजता है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंटों को बेसिकली फिजिक्स में ऑर्गन पाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन। जिनमें भी एयर कॉलम वाइब्रेट करता हो, एयर कॉलम में वेव बनाते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गन पाइप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आगे बात समझ में। ऑर्गन पाइप भी 2 तरीके के होंगे, एक वो जो दोनों एंड पर ओपन है और एक वो जो कि एक ही एंड पर क्या है? ओपन है। बता ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों तरफ एयर ओपन है, कौन सा? बांसुरी, ढोलक। कौन सा? ढोलक। ढोलक दोनों तरफ उसके चमड़े का पट्टा लगा होता है, दोनों तरफ से बजती है। तबला और ढोलक का अंतर देख, तबले का नीचे का हिस्सा वाइब्रेट करता है क्या? नहीं, मेटल का बनाते हैं या ठोस लकड़ी का बनाते हैं। ढोलक दोनों तरफ वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो ढोलक कैसा पाइप है? ओपन ऑर्गन पाइप। और तबला कैसा ऑर्गन पाइप है? क्लोज ऑर्गन पाइप। कैसा है? आगे बात समझ में। बांसुरी कैसा है? ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देख, बांसुरी में छेद लगे होते हैं, उनसे हम बेसिकली नोड बनाते हैं बीच में, ठीक है। ये छेद दबा देते हैं, यहाँ नोड बन जाता है, ठीक है। ये सब म्यूजिक प्ले करने के तरीके होते हैं। तो कल अपन ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, ठीक है।